प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाए। ट्रंप का आया बयान, कहा भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन टैरिफ पर व्यवहार ठीक नहीं। 9 अप्रैल से लागू होंगे बदलाव। 12 घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल हुआ पास। रात 2 बजे हुई 520 सांसदों की वोटिंग। अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की संसद से मंजूरी के लिए पेश किया प्रस्ताव। बहस के बाद लोकसभा में वैधानिक प्रस्ताव किया पारित। गुजरात के जामनगर में वायुसेना का जैगुआर फ्लाइट जेट क्रैश, एक पायलट की मौत, एक की हालत गंभीर। पावर प्ले में खराब बैटिंग के कारण हारी आरसीबी। गुजरात 8 विकेट से जीता। प्लेयर ऑफ द मैच रहे मोहम्मद सिराज। देश भर में रामनवमी की धूम तेज है। वहीं इस मौके पर झारखंड के हजारीबाग में हर साल रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। बता दें, अध्यक्ष का चयन रामनवमी महासमिति के पूर्व अध्यक्ष मिलकर करते हैं। आपको बता दें, इस बार बसंत यादव को महासमिति अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष बनते ही बसंत यादव ने अपनी कमेटी का विस्तार करते हुए अपना कार्यभार संभाला है। इतना ही नहीं, यहाँ हर साल नवरात्र की सप्तमी के दिन बड़ा अखाड़ा में अस्त्र शस्त्र परिचालित प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। परंपरा का निर्वहन के साथ इस बार नई चीज़ों का इस रामनवमी में हम प्रयास किए हैं, जो इस प्रकार है। सप्तमी का दिन अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता जो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होना है, उसके साथ ही साथ 101 बुजुर्ग को प्रत्येक क्षेत्र से लेकर के शहर तक उनको अनुभवों को, उनका दिशा निर्देश को लेते हुए बड़ा अखाड़ा के प्रांगण में 101 बुजुर्ग को हम स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष जो होती है चेस्ट और डेड लिफ्टिंग, मुगदर, लाठी का प्रदर्शन, उनके साथ ही साथ एक बच्ची लोग का भी कला का प्रदर्शन होगा लाठी या शस्त्र को लेकर के। और ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो मैं बताएंगे। बोल देते हैं 2 मिनट ब्रीफ कर देते हैं। क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, प्रत्येक वर्ष रामनवमी महासमिति का जो चुनाव होता है उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं और उसका एक ही मकसद होता है कि रामनवमी को हम अपने परंपरा का निर्वहन करते हुए और इसे भव्य रूप कैसे प्रदान करें। तो इस वर्ष की महासमिति का जो चुनाव हुआ उसमें बसंत यादव जी अध्यक्ष चुने गए हैं और इनके द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, इसकी सप्तमी के दिन अस्त्र शस्त्र परिचालन सह कला कौशल प्रदर्शन का जो कार्यक्रम होता है वो तो होगा ही, साथ ही साथ इनके द्वारा 101 बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा जो रामनवमी में अपनी भागीदारी निभाते आए हैं। वे सभी बुजुर्ग हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न अखाड़ों से है, उनको चुन चुन कर उनको बुलाकर उन्हें सम्मानित करने का काम किया जाएगा। साथ ही इस वर्ष आपको देखने को मिलेगा कि शहर में तो झंडा पताका से भगवा में प्रत्येक वर्ष होता आया है, इस बार ग्रामीण क्षेत्र में भी झंडा और पताका लगाया जा रहा है ताकि पूरा हजारीबाग भगवामय हो सके। इसके साथ साथ हमारे महासमिति अध्यक्ष का यह प्रयास है कि वे प्रशासन और विभिन्न समितियों के मदद से इस बार भय मुक्त शोभा यात्रा का संचालन कर सके ताकि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से जो माताएं बहनें जुलूस देखने के लिए आती हैं उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, अल्पाहार की व्यवस्था के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। खबर गाजीपुर से है, जहां प्रसिद्ध हथियाराम मठ के महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति ने वक्फ बोर्ड बिल के सवालों पर बयान दिया है। बता दें, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का विवाद लंबे समय से चल रहा है। देश में समानता है तो समानता लागू करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड है तो हिंदुओं का भी सनातन बोर्ड बनना चाहिए। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड को दरकिनार कर युवाओं को रोजगार देना चाहिए।
बाबा, आज जो है वक्फ बोर्ड बिल पेश हो रहा है संसद में। ऐसे में इस बिल को लेकर साधु संत क्या सोचते हैं, क्या पास होना चाहिए या नहीं? वक्फ बोर्ड बिल, वक्फ बोर्ड का विवाद काफी दिनों से चल रहा है। देश आज़ादी से जो व्यवस्था बना दी गई वो अब तक चलती रही। समय समय पर संविधान में भी परिवर्तन किए जाते हैं। मैं वक्फ बोर्ड का विरोध तो नहीं करता, मगर एक बात जरूर करता हूँ, देश में समानता है तो समानता लागू होनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है तो फिर हिंदुओं का भी कोई बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ इन बोर्ड के ऊपर न्याय है चाहे शासन है, इसका भी ये अधिग्रहण करके उसे रखना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियों पर अधिकार करके फिर आज़ादी दिखाई नहीं देती, संविधान दिखाई नहीं देता। लिहाजा संवैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड को संविधान के अंतर्गत करना चाहिए और समय समय पर जब अधिग्रहण की आवश्यकता हो तो सरकार को करना चाहिए। संत समाज संत बोर्ड की मांग करेगा सर? बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से सनातन बोर्ड का समर्थक हूँ, क्योंकि राष्ट्र भारत सनातन धर्मावलंबियों का और धर्म मजहब के आधार पर देश के बंटवारे का सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर धर्म के आधार पर देश बटा है तो ये हिंदू धर्म और हिंदुस्तान है, तो यहाँ हिंदू का रहना जायज़ दिखाई देता है। सनातन बोर्ड अनिवार्य है, होना चाहिए। सर, क्या देखा जाए जिस तरीके से पूरे देश भर में सनातन धर्म और जो साधु संत है वो राष्ट्र हिंदू की मांग कर रहा है, और जिस तरीके से इसी देश से कई देशों का बंटवारा हुआ और जो अन्य देशों में जो हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है और भारत की जो मांग है, इसको पूरे कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उस देश का नाम पाकिस्तान हुआ, इस देश का नाम हिंदुस्तान हुआ। यहाँ का रहने वाला मुसलमान भी इसको हिंदुस्तानी भी कहता है। अगर वो मिलिट्री में और पुलिस में भर्ती है तो जय हिंद करता है, वो जय पाकिस्तान नहीं करता। तो जिस देश का नाम ही हिंद है वो तो स्वयं में ही हिंदू राष्ट्र है, वो पाकिस्तान का राष्ट्र हो ही नहीं सकता। तो हिंदू बहुल राष्ट्र ऑलरेडी है, हम हिंदुस्तान कह रहे हैं। समझने भी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का नाम ही हिंदुस्तान होगा। जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान में भुखमरी है, क्या अखंड भारत की परिकल्पना कर रहे हैं? मैं भारत माता को महान राष्ट्र के रूप में सपना देखा करता हूं कि भारत महान राष्ट्र बने, इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी पोजीशन में हो, यहाँ पर रोजगार हो, यहाँ का हर पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी की बीमारी से दूर हो जाए, रोजगार परक हो जाए भारत। और सरकारों से अपील करता हूं कि सबसे पहले राष्ट्र भारत का उन्नयन चाहते हो तो सबसे पहले बेरोजगारी की तरफ ध्यान दें। मैं भारत के उन युवाओं का जो पढ़ लिख कर अच्छी क्वालिफिकेशन रख के बेरोजगार होकर बैठे हैं, उनके दिल के दर्द को सरकार को समझना चाहिए। और राष्ट्र भारत में मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड को दरकिनार करके पहले रोजगार देना चाहिए। खबर सहारनपुर से है, जहां तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। बता दें, यह ज्ञापन राशन कार्ड घोटाले पर बीकेयू क्रांति एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विक्रम सिंह के नेतृत्व में किसानों ने सौंपा है। इस दौरान आपूर्ति निरीक्षक कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के साथ आरोप भी लगाए। साथ ही तहसील प्रशासन ने शिकायतों को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम सुशील है। यहाँ आपूर्ति विभाग में 1500 रुपए में तो बने राशन कार्ड, जे घर लखपति हो चे भिखारी का हो, हर 500 रुपए में जुड़े यूनिट। और महात्मा नुकाया 80% जनता को फ्री अनाज उपलब्ध कराऊं, राशन फ्री देता हूँ। जो ये आरोप आप लगा रहे हैं बिल्कुल सत्य है। किस तरह प्रूव करोगे? कहाँ इतना करूँ, हमारे पे लिस्ट है इसकी जो इन्होंने मैंने करी, और अगलों ने 1500 रुपए इनसे देगा, उनके राशन कार्ड में सूची आ रही। इन्होंने कहा राशन कार्ड बना देंगे, लिस्ट में नाम कटवाओ अमीरों के नाम लिस्ट कटवा दिए, इन्हें अपनी तरफ से नाम जोड़ दिए उसमें उतने ही। वो हमारी लिस्ट आज तक ब्लॉक की चुकी तो धरी वेरीफाई हुई। 4 महीने हो गए जी अध्यक्ष जी, बताइए 3-4 महीने हो गए एप्लीकेशन दे रखे हैं। अच्छा, कभी तो ये आते ही नहीं, आवे तो उस पर कोई सुनवाई नहीं है, कागज उठा कर फेंक दें। तो यहाँ तो ये मामला है पूरी तहसील में, बस यहाँ तो सब भ्रष्ट ज्यादा है। बहुत बुरा हाल है, लोगों को बहुत शिकायत है। तो सरकार कहाँ सुधार करेगी, किस का करेगी ये? नहीं, जो इतने बड़े आरोप लगा रहे कि 1500 रुपए में राशन कार्ड बना जा रहा है, यूनिटें बढ़े, क्या होगा? उसमें एक चीज है, एक आदमी ने 1500 रुपए मांग रखे
तो उस पर तो मैं वापस कराए दिए भाई, गरीब आदमी बेचारा कहाँ देगा। तो उसके 4 महीने लगे, यहाँ कागज पड़े, कोई सुनवाई नहीं है। अगर वो 1500 रुपये उससे देता ना वो काम इतना पहले हो लेता। यहाँ इस तहसील में 10 रुपए का स्टाम्प 20 रुपए में मिल रहा। और लिखित में किसी जनता से पूछ ले, चाहे फोन करके पूछ लो, यहाँ तहसीलदार की नाक के तरह हकीकत जाकर पूछ लो, जनसेवा केंद्र पर या एजेंट है इनके स्टाम्प विक्रेता, उससे पूछ लो जाकर। 10 रुपए का स्टाम्प 20 रुपए में, 20 रुपए का स्टाम्प 40 रुपए में, 100 रुपए का स्टाम्प 120 रुपए में। ठीक जी, यू समस्या 4-5 राज्य हैं तो। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सहारनपुर में कुट्टू का आटा खाने से एक परिवार के 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें, यह आटा तीतरो बाजार से खरीदा गया था। पूरा मामला सहारनपुर के थाना तीतरो क्षेत्र के गांव कालाखेड़ी का है। सुशील कुमार है जी, गांव कोलाखेड़ी। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, आजकल व्रत में बच्चों का हमारे पापा वो लाए थे कुट्टू का आटा, रात में खा के पड़ गए, पूरी रात नशा रहा। और जी रात जैसा खा के उठे, सुबह ही उठे नहीं गया, बस गिर रहे और उल्टी हो रही। सुबह से उल्टी हो रही। मैं भी अब 10:30 बजे घर गया काम से देख कर, और जी बस बुरी हालत है जी, उल्टियाँ चल रही ना, खड़े नहीं हो जा रहा, ना बोले जा रहा जी। खाने पीने से हुआ जी। क्या क्या दिक्कत बन रही? 4 है, 3 है जी बच्चे बीमार। प्राची है जी, पायल, अर्पित। एक पापा जी है जी, प्रताप सिंह। मैं भी स्पेशल गंगो सरकारी हॉस्पिटल में आया जी। हाँ, उल्टी आई बेटा? क्या हुआ जी? कहाँ के हो? आज ये रात को आज नींद बेतुकी हुई, सवेरे जो उठा। कौन से गांव से हो? उल्टी सब तड़क से लगी हुई। कोलाखेड़ी से है जी, कोलाखेड़ी से, गाँव कोलाखेड़ी से। अब जो उठा, खड़े जा पड़ा, क्या बजे पाया आज मच्छरदानी बात से खड़े पकड़ कर खड़ा या हाथ पाँव बिल्कुल काम नहीं कर रहे। किसके यहाँ से खरीदा था कुट्टू का आटा? तीतरो दिल साध के था। परसों शाम का टाइम, दोपहर का टाइम लाए थे, कल शाम में इस्तेमाल किया हो और खाते ही बस हालत गंभीर है जी। 4 लोग। 4 में कौन कौन लोग हैं? 4 में मेरे पापा जी है जी, बड़ी लड़की है, उससे छोटी लड़की है, एक लड़का है। कुट्टू का आटा कहाँ से खरीदा था? तीतरो से खरीदा था जी। तीतरो दुकान वाले का दुकान वाले का नाम था जी पापा जी नहीं पता, वही लेकर आए थे। तीतरो में दुकान है इनकी? हाँ जी, तीतरो में दुकान है परेशान की इनकी अपनी। तो फिलहाल स्थिति इनकी गंभीर है जी। देख लो हालत क्या हो गई जी। रात इस्तेमाल किया, रात तो पता नहीं कैसे सोए गए, क्या नहीं हुआ, और सुबह से चक्कर आ रही है जी। ठीक, बैक हो रही है। बच्चों को क्या लगता है?
हाँ जी, बच्चे को क्या लगते हैं? बताओ जी मुझे बच्चे का। खबर हस्तिनापुर से है, जहां पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। बता दें, गांव लतीफपुर में पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े गोली चली है, जिसमें एक की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में 6 जनवरी को गुरुद्वारा में तीरथ सिंह पुत्र प्रभु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंह का मर्डर हुआ था, उसमें गौरी सिंह प्रधान ने मेरे हस्बैंड को उठवाया। उसने कहा कि परमजीत ने ही मरवाया है, इसने ही मारा है इसको, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं, वो घर से भी बाहर नहीं निकला था। उसने मरवाया, उसने धमकी दी थी कि मैं परमजीत को नहीं छोड़ूंगा। जब वो जेल से निकला तो हम दिल्ली चले गए, उन्होंने मौका ढूंढा, मौके पे ही मार दिया। गोरे प्रधान ने मरवा दिया मेरे पति को। हैप्पी खन्ना दल्लू और चाकर फिर सिंह इन्होंने मेरे हस्बैंड को मरवा दिया। इतने छोटे से बच्चे हैं, मेरे पति को लिया अभी मार्केट में गया था, वहाँ गोली मार के गोली मार दी और फिर गोली मरवा दिया। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, 7 साल की बच्ची है, 1.5 साल का बच्चा है, मेरा लड़का है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पायल कौर। उन्होंने मरवा दिया मेरे पति को, वो लेके गए। मुझे भी जाना है ना उसके पास, मुझे भी ले चलो, मुझे भी जाना है उसके पास। गोरे प्रधान ने धमकी दी, वो मेरे घर पे धमकी दी। परमजीत को नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे न्याय दिलवाओ। मेरे बच्चे को मार दिया, मेरा कसूर है। मार दिया, किसी और ने तीरथ सिंह का मर्डर किया था, उसका इंजाम मेरे हस्बैंड पे लगा, उसे ले गए, मार दिया। अभी गए घर से थोड़ी देर हुई है मार्केट में, रोटी खाई, निकला, उसे मार दिया। सर, हस्तिनापुर खादर क्षेत्र में जो घटना हुई है मर्डर को लेकर, उसमें आप क्या कहें? ये थाना क्षेत्र हस्तिनापुर में किशनपुर और लतीफपुर के रहने वाले 2 व्यक्ति हैं, एक प्रभु और एक दूसरे परमजीत उर्फ गुल्ला। इन लोगों के बीच में आपस में विवाद है पुरानी रंजिश को लेकर। इन दोनों पक्षों के बीच में आज फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें कुल 3 लोग घायल हुए हैं। एक तीसरा व्यक्ति गुरुमुख सिंह है, वो भी घायल हुआ है। तीनों लोग इलाजरत हैं। इसमें जो एक व्यक्ति परमजीत उर्फ गुल्ला है, जो वहाँ डॉक्टरों ने उसे अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया है। बाकी दोनों लोगों की हालत स्थिर है, हायर सेंटर के लिए रिफर हैं, उनका इलाज किया जा रहा है और परिजनों से और जो अन्य लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है और आगे जो इसमें विधिक कार्यवाही है वो थाना हस्तिनापुर के द्वारा की जाएगी। मौके पे सीनियर अधिकारी उपस्थित हैं, जांच की जा रही है। इससे तीरथ सिंह पुत्र जो प्रभु हैं, उनकी पहले भी गुरुद्वारे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भी मतलब थोड़ा सा जांच कर, मतलब वहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, उसका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये घटना पिछले साल जनवरी की थी। इसको लेकर इन लोगों के बीच रंजिश थी और इसमें जो उस मुकदमे में उसके बाद गैंगस्टर हुआ था, कार्यवाही हुई थी। एक व्यक्ति के ऊपर भारी धनराशि का इनाम घोषित किया गया था और उसमें ट्रायल पे चल रहा है मामला और वो गिरफ्तार होके जेल गया था। बाकी उसमें चार्जशीट की गई थी और वो मुकदमा ट्रायल पे है और चीज़ें चल रही हैं, उसमें देखी जा रही हैं। ये नितांत अभी की घटना है, इसको देखा जा रहा है। इसमें जो भी तहरीर आएगी उसके अनुसार आगे विधिक कार्यवाही हम लोग सुनिश्चित करेंगे और अपराधियों पे अंकुश लगाने की जो व्यवस्था है वो जारी रखेंगे। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां बीते मंगलवार को एक सेंट्रो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई।
बता दें, गाड़ी बछलौत नहर पुल के पास आई, जिसके बाद गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और गाड़ी बिजली के खंभे से भिड़ गई, जिससे गाड़ी में सवार पति पत्नी और 2 बच्चे घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास आईटी पार्क बनाने का विरोध कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच हंगामा। The students of the Hyderabad Central University and also the teaching community and non-teaching community of that university that we haven't acquired or we haven't forcefully taken 1 inch of Hyderabad Central University land. There are lots of issues which they are trying to attribute to our government, which is not true. The point of discussion over here is, over a long period of legal struggle, the government with its commitment has won the case in Supreme Court in favor of government as its revenue land. So will this land be auctioned, the 400 acres, which is not, the HCU authorities are also claiming that it is not their land, it is the government's land. But will this lung space be auctioned, the 400 acres? No, you know, certain apprehensions are there because it's a government land. Ultimately, we would like to create that asset and create employment for lakhs and lakhs of people. And that is our objective. So will it be sold? You know, we will take a conscious decision what need to be done on that revenue land of our government. That is not the Central University land. That is what our opposition parties are trying to make a issue out of it. सर, जिस तरीके से इकोलॉजिकल सिस्टम की बात की जा रही है कि वहाँ पर जो है जानवर है और वहाँ पर जिस तरीके से पेड़ हैं वो एक तरीके से जंगल की तरह दिखता है, तो वो उल्टा जो इसमें के तहत अगर आता है तो उसमें जो है अगर भले ही जंगल नहीं है लेकिन जंगल जैसे हालात है तो उस पर उसको भी ध्वस्त नहीं किया जा सकता है, कहा जाता है। You know, one thing I have to be very clear, that is Kanche Dachiboli. Kanche in Telugu. In English, I would like to say it's a grazing land. It has never been classified as a forest land. And forest department also doesn't describe it as a forest land itself. Either it may be normal forest or central reserve forest. That is quite clear. And secondly, you know, when most of the time the habitation is not there, few species will always be there. We are not going to disturb the flora and fauna, but is a contiguous land of the other 16 or 1500 land of the central universities which is attached. Normally the species over there, from there will come here and keeps on moving. That itself is very clear that the flora and fauna over there and the students which sentimentally they have expressed about one mushroom lake, mushroom rock and other rock formations and few lakes. And we have been categorical enough to say that we would never disturb that natural fauna and flora. And all this rock formation will be preserved. And the emotional bonding what the Central University students as such have with those rocks, with those lakes, will be preserved at any cost. So 70% of the trees have been cleared. नहीं, उन लोगों का काम वो ये है, डेवलपमेंट और वेलफेयर किस तरह भी रुकाना चाहते हैं उन लोग, और रुकावट में किसी हाल में कौन सा तो भी मुद्दा लेके सरकार के लिए कुछ न कुछ कष्ट लाने के लिए वो प्रयत्न करेगा, मगर हम लोगों के वास्ते, लोगों का भलाई के वास्ते और हमारे युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, उन लोगों का भलाई देखना अपना फर्ज बनता है। उसके लिए हर चीज हम ये जो लॉ और जो हमारे स्टैट्यूट्स है उसको रेस्पेक्ट देते हुए हम चलेंगे। Sir, for 70% protesting students. No, we had a dialogue with JAC people, environmentalists, and other concerned people who have certain apprehensions, and they have also told about few things where our department, different departments will also examine and see that the basic
issue was the flora and fauna has to be safeguarded. Sir, Then, they told about flora and fauna which is there in that area. So when a private land is contiguous, suppose for example, somebody can't claim that that is their land. In the same way, Hyderabad Central University land is contiguous to this 400 acres. That doesn't mean that it belongs to Central University. That's what we meant to say. And when there is a land contiguous, and when there are species over there in that 15 to 1600 acres of land, those species will come and go. This is a natural process of living. So we are quite clear, and we would like to assure you, all the student community, and especially, the people who are involved in distorting the image of the government by spreading false, stories on the WhatsApp, will also be taken very seriously. Sir, did the forest department give clearance to clear the trees over there, because 70% of the trees have been removed is what is being said? No, it has never been a forest land, one. That is quite sure, and that is been told by the forest people itself, and through the satellite pictures also it's been quite clear that is not a forest land. That's, but to remove the trees, no, that we will get it examined, because there are satellite maps all the way. If somebody says something, if somebody doesn't say something, now the technology is there, we can apprise it. So do you think these protests that are going on? क्या केंद्र सरकार से किस तरह अनुमति लेना चाहिए? वो 400 एकड़ राष्ट्र सरकार की जमीन है भाई. हाउ केंद्र सरकार का वास्ता क्या है इसमें? जो हकीकत बगैर मालूम है, हकीकत के बारे में कुछ पता ही नहीं है, केंद्र सरकार क्या वो हिस्सेदारी कहां से आएगी? राष्ट्र सरकार की ये लैंड है, उसमें केंद्र सरकार की क्या है भाई? आई डोंट नो व्हाट ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर संजय वाज टेलिंग. इट्स अ स्टेट गवर्नमेंट लैंड. Why somebody will take central government permission? I don't know whether any new act has come or new law had come, whether it comes under central legislation. We have to really check when the constitutional amendments have been done. So this is a new thing what Mr. Sanjay was telling. One last question, sir. The students, they're protesting, initially claimed it as HCU land. Now they're saying that it is a lung space and which is not to be cleared. No, that's what. They're written. No. Students are literally, sometimes they'll be confused, and their confusion will be mostly be taken as advantage by the right now they've been BJP and TRS taking the advantage. What we mean to say that we appealed before also, right now we are appealing that this 400 acre land is not SU land. And secondly, the flora and fauna will be preserved. These are the two assurances on behalf of our government we would like to tell them. And students have all the liberty to talk to us, come to us. Today also we had discussions with most of the stakeholders, not only from Central University, all over, because there are some ecologists were there, people who are concerned with the ecology have come. They tried to explain it. Our officer tried to explain them back. This is where we would try to really bring our solution. इस बुलेटिन में अब बात करेंगे स्पोर्ट्स के खबरों की। कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को हरा दिया। मोहम्मद सिराज की करिश्माई गेंदबाजी और जोश बटलर की तूफानी नाबाद अर्धशतक की बदौलत गुजरात टाइटंस ने यह जीत हासिल की। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के हर तेज अंग में कदम उठाते हुए अपनी घरेलू टीम मुंबई को छोड़ने का फैसला लिया है। मुंबई क्रिकेट संघ ने उनका अनुरोध मना लिया है और अब वह घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 2025 के घरेलू कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। भारत इस साल अक्टूबर में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज वेस्ट इंडीज के अहमदाबाद और कोलकाता में खेलेगा। इसके बाद नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से 2 टेस्ट नई दिल्ली और गुवाहाटी में देंगे। दक्षिण अफ्रीका से 3 वनडे 5 T20 मैच भी होंगे।
न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 84 रन से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल हे के नाबाद 99 रन और बेन सीरियस की घातक गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारतीय मुक्केबाज जदुमणि सिंह ने ब्राजील के फोर्टो इगुआई में चल रहे विश्व मुक्केबाजी कप के 50 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं 3 अन्य भारतीय मुक्केबाज एशियाई खेलों के पदक विजेता क्वार्टर फाइनल में हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।